नमस्कार दोस्तों त्वचा की कोशिकाओं का असामान्य तरीके से बढ़ना स्किन कैंसर कहलाता है, जो कि अक्सर धूप के संपर्क में रहने वाली त्वचा में होता है। लेकिन स्किन कैंसर कई बार त्वचा के उन हिस्सों में भी हो जाता है जो सामान्य रूप से धूप के संपर्क में नहीं आते या फिर कम आते हैं। स्किन कैंसर के मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा। आप पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से बचाव करके स्किन कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ त्वचा में संदेहजनक बदलावों की जांच करके शुरुआती चरणों में ही स्किन कैंसर की पहचान की जा सकती है, जिससे कि इसके सफल इलाज का एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, स्किन कैंसर मुख्य रूप से सूरज के संपर्क में आने वाली त्वचा पर ही होता है, जैसे कि खोपड़ी, चेहरा, होठ, कान, गर्दन, छाती, भुजाएं और हाथ वगैरह। इसके अलावा महिलाओं में टांगों पर भी ये विकसित हो सकता है। दोस्तों, शरीर के इन स्थानों के साथ ही साथ स्किन कैंसर शरीर के उन हिस्सों में भी हो जाता है जो सूरज के संपर्क में बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि हथेलियां, हाथों और पैरों की उंगलियों के नीचे का भाग और जननांग वगैरह। स्किन कैंसर हर प्रकार के रंग वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। मेलेनोमा जब आमतौर पर सांवले रंग के लोगों को होता है, तो ज़्यादातर उनके उन स्थानों पर होने की संभावना होती है जो सूरज के संपर्क में नहीं आते। और अब हम दोस्तों जानेंगे स्किन कैंसर के प्रकारों के बारे में। तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा ये सबसे सामान्य प्रकार का स्किन कैंसर है जो त्वचा की कोशिकाओं में से उत्पन्न होता है। दूसरा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इसको दूसरा सबसे सामान्य स्किन कैंसर माना जाता है और ये भी त्वचा की कोशिकाओं में से ही उत्पन्न होता है। और तीसरा होता है मेलेनोमा, ये त्वचा में रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाओं यानी कि मेलेनोसाइट्स में शुरू होता है और इसकी होने की दर काफ़ी कम है। लेकिन ये जो हमने आपको 2 कैंसर बताए हैं, बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इन दोनों त्वचा कैंसर के प्रकार की तुलना में मेलेनोमा जो है ये काफ़ी खतरनाक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए बेजल सेल कार्सिनोमा की, तो बेजल सेल कार्सिनोमा आमतौर पर शरीर के उन हिस्सों पर होता है जो धूप के संपर्क में आते हैं, जैसे कि चेहरा और गर्दन। बेजल सेल कार्सिनोमा जो है वो कुछ रूप में उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि त्वचा पर मोती या फिर मोम के रंग जैसा उभार के रूप में, या फिर सपाट मांस के रंग का, या फिर भूरे रंग की घाव की तरह के निशान के रूप में। उसके बाद बात की जाए स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की, तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी ज़्यादातर धूप के संपर्क में आने वाली शरीर के हिस्सों पर ही होता है, जैसे कि चेहरा, गर्दन, कान और हाथ वगैरह। सांवली त्वचा वाले लोगों के धूप के संपर्क में ना आने वाली त्वचा पर भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा विकसित होने की संभावना होती है। तो ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है ये कुछ रूप में उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि एक कठोर और लाल गांठ के रूप में, या फिर पपड़ी की परत के साथ सपाट घाव के रूप में। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मेलेनोमा की, तो मेलेनोमा शरीर में कहीं भी विकसित हो सकता है, सामान्य त्वचा पर या शरीर के किसी हिस्से का कोई तिल या मस्सा जो स्किन कैंसर में बदल जाता है। पुरुषों में मेलेनोमा अक्सर उनके चेहरे या फिर ट्रंक यानी कि पेट, कमर और छाती वगैरह के भाग पर ही विकसित होता है, और महिलाओं में अक्सर ये टांगों के निचले हिस्से पर विकसित होता है। पुरुषों और महिलाओं में मेलेनोमा उनके शरीर के उन हिस्सों पर भी विकसित हो सकता है जो धूप के संपर्क में नहीं आते हैं। मेलेनोमा हर प्रकार की स्किन टोन के लोगों को प्रभावित कर सकता है। अक्सर सांवली त्वचा के लोगों में मेलेनोमा उनकी हथेलियों और पैरों के तलवे या फिर हाथों और पैरों के नाखूनों के नीचे विकसित होता है। दोस्तों, बात की जाए मेलेनोमा के संकेत या लक्षणों की, तो गहरे रंग के बिंदु के साथ भूरे रंग का बड़ा धब्बा होना, एक तिल या मस्सा जिसका रंग और आकार बदलने लगा हो या उसमें से खून निकलने लगा हो, अस्थायी किनारों और भागों के साथ एक छोटा घाव जो कि लाल, सफ़ेद, नीले या फिर काले नीले रंग का हो सकता है, और गहरे रंग के घाव होना जो शरीर में हथेलियों, पैर के तलवों, हाथों और पैरों की उंगलियों, मुंह में श्लेष्मा झिल्ली की परत, नाक और जननांगों पर हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो यदि आप अपनी त्वचा में किसी प्रकार का कोई बदलाव देख रहे हैं जो आपको चिंता का कारण लग रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर आपकी त्वचा की जांच करेंगे ताकि त्वचा में बदलाव के कारण को निर्धारित किया जा सके। जरूरी नहीं है कि त्वचा का हर बदलाव स्किन कैंसर का कारण ही हो, लेकिन त्वचा में यदि कोई बदलाव आए तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन कैंसर क्यों होता है, स्किन कैंसर होने के कारण क्या है। तो दोस्तों, जब त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए में म्यूटेशन होती है तब स्किन कैंसर होता है। म्यूटेशन के कारण त्वचा की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और त्वचा में कैंसर कोशिकाओं के समूह का निर्माण करती है।
स्किन कैंसर त्वचा की ऊपरी परत पर शुरू होता है और इस परत को एपिडर्मिस भी कहते हैं। और एपिडर्मिस एक पतली परत होती है। ये त्वचा की कोशिकाओं का सुरक्षात्मक कवर प्रदान करती है, जिससे कि शरीर में लगातार शेड बनी रहती है। दोस्तों बात की जाए स्क्वैमस कोशिकाओं की, तो ये त्वचा की सबसे ऊपरी सतह के ठीक नीचे होती है, जो कि त्वचा की अंदरूनी परत के रूप में कार्य करती है। बेसल कोशिकाओं की बात करें तो ये कोशिकाएं त्वचा की नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो स्क्वैमस कोशिकाओं के ठीक नीचे स्थित होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मेलेनोसाइट्स की, तो ये कोशिकाएं मेलानिन का निर्माण करती है और ये एक पिगमेंट यानी कि रंग प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, जो कि त्वचा को सामान्य रंग प्रदान करता है। और ये एपिडर्मिस के निचले हिस्से में स्थित होता है। जब आप धूप में होते हैं तो आपकी त्वचा की अंदरूनी परत को सुरक्षा देने के लिए मेलेनोसाइट्स जो होते हैं ये और भी अधिक मेलानिन का निर्माण करने लगता है। विदित हो कि जहां पर स्किन कैंसर की शुरुआत होती है उसके आधार पर ही इसके प्रकार और उपचार के विकल्पों को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पराबैंगनी किरणें और अन्य संभावित कारणों की, तो दोस्तों डीएनए द्वारा नष्ट की गई त्वचा की कोशिकाओं के मामले ज़्यादातर पराबैंगनी विकिरणों का ही परिणाम होते हैं। ये विकिरणें सूरज की रोशनी और टैनिंग बेड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइटों में पाई जाती है, लेकिन सूरज के संपर्क में आना ही स्किन कैंसर का कारण नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि स्किन कैंसर शरीर के उन हिस्सों पर भी हो सकता है जो सूरज के संपर्क में नहीं आते। डीएनए द्वारा नष्ट की गई त्वचा की कोशिकाओं के मामले स्किन कैंसर के जोखिम को बढ़ावा देने वाले अन्य कारकों के बारे में भी संकेत देता है, जैसे कि विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना या फिर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी स्थिति का होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से जोखिम कारक हैं जिनसे कि स्किन कैंसर होने का जोखिम बढ़ता है। तो सबसे पहला है गोरी त्वचा। वैसे स्किन कैंसर किसी भी स्किन टोन के लोगों को हो सकता है, लेकिन गोरी त्वचा में कम वर्णक यानी कि कम मेलानिन होता है, जो कि पराबैंगनी विकिरणों से कम सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं। उसके बाद है पहले कभी सनबर्न हुआ हो। बचपन या फिर किशोरावस्था के दौरान अगर सनबर्न के कारण कभी एक या अधिक छाले या फफोले बने हो, तो ऐसे में वयस्क होने पर स्किन कैंसर के जोखिम बढ़ जाते हैं। वयस्क होना खुद भी स्किन कैंसर का एक जोखिम है। उसके बाद एक जोखिम कारक है धूप में ज़्यादा समय रहना। कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक समय धूप में बिताता है तो उसके लिए स्किन कैंसर के जोखिम बढ़ सकते हैं, विशेषकर जब उसने धूप से बचने के लिए कपड़े या सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल ना किया हो। साथ ही साथ अत्यधिक धूप या फिर अधिक ऊंचाई वाली जगह पर रहना। ठंडे मौसम में रहने वाले लोगों के मुकाबले जो लोग धूप और गर्म मौसम में रहते हैं वे सूरज के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धूप अत्यधिक शक्तिशाली होती है, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने के जोखिम और भी अधिक बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात की जाए मोल्स यानी कि तिल या मस्से की, तो जिन व्यक्तियों के शरीर पर ज़्यादा या असामान्य मोल्स हैं उनके लिए भी स्किन कैंसर के जोखिम हो सकते हैं। असामान्य मोल्स वे होते हैं जो अस्थायी होते हैं और सामान्य मोल्स के आकार से बड़े होते हैं। सामान्य मोल्स के मुकाबले इनके कैंसर युक्त बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर शरीर पर ऐसे असामान्य मोल्स दिखें तो नियमित रूप से उनके बदलावों पर नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक जोखिम कारक है कैंसर से पहले का घाव होना। त्वचा पर घाव बनना, जिसे कि एक्टिनिक केरेटोसिस के नाम से जाना जाता है, ये भी स्किन कैंसर के विकसित होने के जोखिम बढ़ा सकता है। ये कैंसर से पहले के घाव विशेष रूप से रूखे और परतदार धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका रंग भूरे से गहरे गुलाबी तक हो सकता है। साथ ही साथ परिवार में पहले किसी को स्किन कैंसर होना। अगर आपके माता पिता या भाई बहन में किसी को पहले स्किन कैंसर हुआ हो तो आपके लिए भी स्किन कैंसर के जोखिम बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ पहले खुद को भी कभी स्किन कैंसर हुआ हो, जो व्यक्ति पहले भी कभी स्किन कैंसर से ग्रसित हुआ हो तो उसके लिए इसके फिर से विकसित होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है उनमें स्किन कैंसर विकसित होने के अधिक जोखिम हो सकते हैं। और जिन लोगों को HIV एड्स हैं या जो लोग किसी अंग प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, अक्सर उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। और साथ ही साथ विकिरणों के संपर्क में आना, एक्जिमा या मुहासे वगैरह के लिए जो लोग रेडिएशन से उपचार करवाते हैं उनके लिए स्किन कैंसर के जोखिम बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से उनमें बेसल सेल कार्सिनोमा के जोखिम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, आर्सेनिक जैसे कुछ हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना स्किन कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन कैंसर होने से कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बचाव करें। तो दोस्तों ज़्यादातर स्किन कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। स्किन कैंसर की खुद रोकथाम करने के लिए कुछ उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दिन के मध्य में सूरज के संपर्क में आने से बचें। आप पूरे साल पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करते हैं,
जिसमें बादल जो है ये हानिकारक किरणों से थोड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। धूप की अधिकता के समय उससे बचना सनबर्न और सन टैन से बचा सकता है। दिन के मध्य में सूरज के संपर्क में सीधे आना त्वचा को क्षति पहुंचाते और स्किन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ ज़्यादातर समय सूरज के संपर्क में रहना भी स्किन कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों पूरे वर्ष सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन कुछ हानिकारक विकिरणों को फिल्टर नहीं कर पाता है, विशेषकर उन विकिरणों को जो मेलेनोमा को विकसित करती है, लेकिन ये सूरज से संपूर्ण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम से कम 15 SPF के साथ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन को हल्के हल्के शरीर पर लगाएं और हर 2 घंटे में लगाते रहें। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या आपको पसीना आ रहा है तब भी सनस्क्रीन लगाएं। धूप के संपर्क में आने वाले हिस्से जैसे कि होंठ, कान, गर्दन और हाथों के पिछले हिस्से वगैरह पर सनस्क्रीन उचित मात्रा में लगाएं। साथ ही साथ सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। सनस्क्रीन पराबैंगनी किरणों से पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पाती और इसीलिए धूप में जाने से पहले अपनी त्वचा और हाथों और पैरों को गहरे रंग और कसकर बुने हुए कपड़ों से ढक लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ सामान्य टोपी की बजाय एक बड़ी और फैली हुई टोपी पहने जो आपको धूप में ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों धूप से संवेदनशील दवाओं से सावधान रहें। कुछ सामान्य प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये दवाएं धूप में त्वचा को और अधिक संवेदनशील बना देती है। और साथ ही साथ त्वचा की नियमित रूप से जांच करते रहें और बदलाव दिखने पर डॉक्टर को बताएं। अक्सर नई त्वचा आने पर उसकी जांच करनी चाहिए और इसके अलावा तिल, मस्से, झाइयाँ, जन्म के दौरान निशान वगैरह की भी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। शीशे की मदद से अपने चेहरे, कान, गर्दन और खोपड़ी वगैरह की करीब से जांच करनी चाहिए। अपनी छाती, पेट और कमर वगैरह की जांच करते रहें। ऊपरी बाजुओं के भीतर की तरफ भी अच्छे से जांच करें, यानी कि कांख में और उसके आसपास। और अपनी पैरों और टांगों के आगे पीछे अच्छे से जांच करते रहें। पैरों की उंगलियों की बीच की जगह समेत आप सबकी जांच करते रहें। अपने जननांगों और नितंबों की भी जांच करते रहें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन कैंसर का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहला होता है त्वचा की जांच करना। डॉक्टर त्वचा की जांच कर सकते हैं ये निर्धारित करने के लिए कि क्या आपकी त्वचा में बदलाव से त्वचा कैंसर होने की संभावना है। इसके अलावा निदान की पुष्टि करने के लिए आगामी टेस्ट भी किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट के लिए संदिग्ध त्वचा से एक टुकड़ा निकालना, जिसे कि स्किन बायोप्सी कहते हैं। इसमें डॉक्टर संदेहजनक त्वचा से एक छोटा सा टुकड़ा नमूने के तौर पर निकालते हैं और उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजते हैं। बायोप्सी की मदद से निर्धारित किया जाता है कि क्या आपको स्किन कैंसर है और अगर है तो वो किस प्रकार का स्किन कैंसर है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी पता लगाते हैं कि स्किन कैंसर कितना बढ़ चुका है। अगर डॉक्टर निर्धारित कर लेते हैं कि आपको स्किन कैंसर है तो उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर अतिरिक्त टेस्ट कर सकते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा जैसे सतही स्किन कैंसर बहुत ही कम फैलते हैं और इसीलिए स्किन बायोप्सी की मदद से त्वचा के बढ़े हुए हिस्से को हटा दिया जाता है। अक्सर ये कैंसर की स्टेज को निर्धारित करने का एकमात्र टेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके स्क्वेमस, मर्कल सेल कार्सिनोमा या मेलेनोमा का आकार बड़ा है तो आपके डॉक्टर स्किन कैंसर की सीमा का पता करने के लिए आगामी टेस्ट कर सकते हैं। कैंसर के चरण को इंगित करने के लिए डॉक्टर 1 से 4 तक रोमन अंकों का इस्तेमाल करते हैं। चरण 1 में कैंसर जिस जगह पर विकसित होता है उसी तक सीमित रहता है और स्किन कैंसर का चरण 4 इसका सबसे गंभीर रूप होता है, जिसमें कि ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका होता है। स्किन कैंसर के चरण उसके लिए प्रभावी और उचित दवाओं का चयन करने में मदद करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों स्किन कैंसर या कैंसर से पहले बनने वाला घाव यानी कि एक्टिनिक केराटोसिस के उपचार उसके आकार और प्रकार, गहराई और जगह पर निर्भर करते हैं। छोटे स्किन कैंसर जो त्वचा की सतह पर सीमित होते हैं उनको स्किन बायोप्सी के बाद अन्य उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्किन बायोप्सी की मदद से कैंसर कोशिकाओं के उस हिस्से को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस सब के बाद भी अतिरिक्त उपचार की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए कुछ विकल्प शामिल हो सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग। इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक्टिनिक केराटोसिस और कुछ छोटे प्रारंभिक कैंसर के हिस्सों को तरल नाइट्रोजन से फ्रीज करके नष्ट कर देते हैं। नष्ट हो चुके त्वचा के टिश्यूज़ गलने के बाद बाहर निकल जाते हैं। दूसरा होता है एक्सिजनल सर्जरी। ये हर प्रकार के स्किन कैंसर के लिए एक उचित उपचार होता है और इसमें डॉक्टर कैंसरग्रस्त हिस्सों को स्वस्थ त्वचा के आसपास से काटकर बाहर निकाल देते हैं। कुछ मामलों में गंभीर स्थिति होने पर घाव के आसपास की कुछ स्वस्थ त्वचा को भी निकालना पड़ सकता है। उसके बाद एक और विकल्प होता है मोज सर्जरी। दोस्तों इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अत्यधिक बड़े और बार बार होने वाले स्किन कैंसर
या जिनका इलाज करना कठिन हो उनके लिए किया जाता है, जैसे कि बेजल और स्क्वैमस कार्सिनोमा। अक्सर इसका इस्तेमाल शरीर के उन भागों के लिए किया जाता है जिनका संभव रूप से जितना हो सके संरक्षण करना जरूरी होता है, जैसे कि नाक। उसके बाद दोस्तों बात की जाए क्यूरेटेज और इलेक्ट्रोडेसिकेशन या फिर क्रायोथेरेपी की, तो दोस्तों स्किन कैंसर के ज़्यादातर हिस्से सर्जरी की मदद से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक ब्लेड वाले उपकरण की मदद से कैंसर कोशिकाओं की परत को खुरचकर उन्हें साफ कर देता है। एक इलेक्ट्रिक सुई की मदद से बची हुई कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट कर दिया जाता है और इसी प्रक्रिया के एक भिन्न रूप में तरल नाइट्रोजन का प्रयोग भी किया जा सकता है और इसकी मदद से उपचार किए गए क्षेत्रों के आधार और किनारों को फ्रीज करके उन्हें स्थिर कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विकिरण थेरेपी की, यानी कि रेडिएशन थेरेपी, तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण थेरेपी में एक्सरे जैसे हाई पावर वाले एनर्जी बीम का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी के दौरान अगर कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट ना हो पाए तब भी विकिरण थेरेपी का विकल्प बचता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है और जो कैंसर कोशिकाएं त्वचा की ऊपरी परत तक ही सीमित होते हैं उनके लिए क्रीम और लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं और इनको सीधे प्रभावित त्वचा पर लगाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ शरीर के दूसरे भागों में फैल सकने वाले स्किन कैंसर के लिए सिस्टेमिक कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद बात की जाए फोटोडायनेमिक थेरेपी की, तो इस थेरेपी में लेज़र लाइट और दवाएं दोनों का संयोजन होता है और इसमें दवाओं की मदद से कैंसर कोशिकाओं को लेज़र लाइट के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है और लेज़र लाइट की मदद से उन्हें नष्ट किया जाता है। और बात की जाए बायोलॉजिकल थेरेपी की, तो ये थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।